Welcome, my dear students. In today's session, we'll be discussing questions of average जो कि सीसैट एग्जामिनेशन में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और जो भी एवरेज के कॉन्सेप्ट हैं वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। अगर ये फर्स्ट सेशन है तुम्हारा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। यू कैन स्कैन द QR कोड एज वेल, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना हो तो आई एम आदित्य कुमार तिवारी। यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो लिंक। सो व्हाट इज एवरेज? एवरेज होता क्या है? एवरेज इज, फॉर्मूला वाइज अगर कहें तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, सम ऑल वैल्यूज और ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, हर एक क्वेश्चन में बातों को समझते चलेंगे। अगर हमें वेट एवरेज किसी क्वेश्चन में निकालना होगा तो वेट एवरेज की वैल्यू क्या होगा? अगर हमारे रिस्पेक्टिव लेट अस से दो ग्रुप्स हैं, हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं N1, ग्रुप 2 में है N2, और एवरेज ग्रुप 1 का है A1 और ग्रुप 2 का है A2। तो एवरेज वेट एवरेज आ जाएगा A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, जहाँ पे कि N1 और N2 क्या है? नंबर है ग्रुप्स में, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी पर्सन्स होंगे उनका, यानी कि वेटेज है उस पर्टिकुलर एवरेज का, जिन एवरेजेस का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो उनका रिस्पेक्टिव वेटेज है। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, यानी कि जिस ग्रुप में नंबर्स ज़्यादा होंगे, हमारा ओवरऑल एवरेज उस ग्रुप की तरफ टिल्ट करेगा। और हमेशा जो भी एवरेज वैल्यू होगी वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होगी, यानी मिनिमम से बड़ी होगी और मैक्सिमम से छोटी होगी। अगर सारी वैल्यूज इक्वल हैं तब तो एवरेज इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होगी। और अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी है हमारी, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज हमेशा होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, और या फिर मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें क्वेश्चन में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ A, B and C इज 40 किलोग्राम्स व्हाइल एवरेज वेट ऑफ B, D and E इज 42 किलोग्राम्स। तो A, B और C का एवरेज वेट है कितना? 40 kg, और B, D, E का एवरेज वेट है 42 kg। साथ में हमें गिवन क्या है? वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। F का वेट B के वेट के बराबर है, तो A, B, C, D, E, F सबका मिला के एवरेज वेट कितना होगा? हर एक क्वेश्चन में क्या करो, पहले क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करके चीजें समझ में आती हैं, फिर सॉल्यूशन चेकआउट करो, तो साथ में एडिशनल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएंगे, और चीजें आसान कैसे तरीके से सॉल्व कर रहे हो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन कर रहा है A, B और C का एवरेज है 40, तो सम कितना होगा? एवरेज यानी कि A प्लस B प्लस C बाई 3, इसकी वैल्यू 40 गिवन है, और ऐसे ही B, D, E का एवरेज कितना है? 42। तो B प्लस D प्लस E का वेट डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 42। ठीक है, हमने वेट मान लिया है कि A का A वेट है, B का B वेट है, C का C, D का E, D का D, और E का E, और F का F होगा। साथ में हमें ये भी पता है कि F का वेट B के वेट के बराबर है, और लास्ट में हमें एवरेज चाहिए A, B, C, D, E, F सबका। तो पहली इक्वेशन से हमें A, B, C का वैल्यू तो मिल रहा है, दूसरी से B, D, E का मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए D, E, F का B साथ में, और साथ में ये पता है कि B और F का बराबर है, तो B की जगह क्या F को रख दें? दूसरी इक्वेशन में अगर B की जगह F को रख दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा F प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 42। ठीक है, तो यहां से A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गया 40 इंटू 3 यानी 120, और D प्लस E प्लस F की वैल्यू आ गई 42 इंटू 3 यानी कि 126। तो सबका सम क्या आ जाएगा? सबका सम आ जाएगा 246, और हेंस एवरेज आ जाएगा क्या? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का सम डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है? 6 है, सम बाई 6 यानी कि 246 बाई 6, और 6 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा, फिर 141, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 41 किलोग्राम्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्लियर है। अगर हमें ये लाइन मेंशन नहीं होता कि वेट ऑफ एफ वेट ऑफ बी के बराबर है, अगर ये लाइन को हम रिमूव कर दें, इसको हटा दें, तो अगर ये लाइन मेंशन नहीं होगा तो फिर हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं है कि एफ का वेट कितना है। एफ के वेट के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन है, या तो एफ का डायरेक्टली वेट गिवन होता, लेकिन तब भी हम कैसे सॉल्व करते, क्योंकि हमें बी का वेट भी तो नहीं पता है। अगर एफ का वेट दे भी दिया होता तब भी हमें बी का वेट तो पता नहीं है, तो हम इक्वेट कैसे करते? ठीक है, तो तब भी हम सॉल्व नहीं कर पाते।
ये बहुत क्रूशल लाइन थी कि वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ऑन वन साइड ऑफ अ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो एक साइड पे एक रोड है हमारी 1.01 किलोमीटर लंबी, और उसके एक साइड पे 101 प्लांट को हमने प्लांट किया है, और सारे के सारे प्लांट एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस में। तो हमें डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस आ रहा है। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्सेक्यूटिव प्लांट्स। यहाँ पे एक छोटी सी चीज फंसाने वाली है, जिस वजह से क्वेश्चन दिया गया है। देखो, अगर हम मान लेते हैं लेट अस से कि 5 प्लांट्स हैं, ठीक है, 5 प्लांट्स हैं, अभी के लिए मैंने ट्री खड़े कर दिए, ठीक है, 5 ट्रीज हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी है। तो अगर 5 ट्रीज हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस होगा 4D। 4D ये क्यों हो रहा है, बिकॉज दो ट्रीज के बीच में एक यूनिट डिस्टेंस आएगा, दो के बीच में एक यूनिट डिस्टेंस आएगा, तो जितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे उससे एक कम आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। क्या ये बात समझ पाते हो, ये बात समझ में आ रही है। अगर हम एक और ट्री बढ़ा देंगे मान लो, तो हमारा एक और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट अगेन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो गए 6, बट अभी भी हमारा क्या है 5D है टोटल डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आती है। तो जब हम 101 प्लांट को प्लांट करेंगे, लगाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी डिस्टेंसेस कितनी बनेंगी, उनके बीच के गैप कितने बनेंगे, गैप बनेंगे हमारे टोटल 100 गैप बनेंगे, क्योंकि एक गैप के लिए हमें 2 प्लांट चाहिए, 2 प्लांट चाहिए। दैट इज वाई टोटल गैप हमारा n-1 होगा। अगर n प्लांट्स हैं तो n-1 गैप्स होंगे, ठीक है। 100 प्लांट है तो 99 गैप होंगे, 101 प्लांट है तो 100 गैप होंगे, यानी कि 101 प्लांट्स के लिए हमारे 100 गैप्स होंगे। क्या ये बात समझ में आती है। और जैसे ये बात समझ में आई, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। 101 प्लांट है यानी कि 100 डिस्टेंसेज है। अब दो प्लांट के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं डी, ठीक है, दो प्लांट के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली है डी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 100 टाइम्स डी, और ये कितना है, दिस इज 1.01 किलोमीटर, और या फिर मीटर में आ जाएगा, 1000 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1010 मीटर्स, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी 1010 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से जीरो जाएगा तो 101/10 आ गया, या फिर 10.1 मीटर आ गई दो प्लांट के बीच की डिस्टेंस। फिर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्सेक्यूटिव प्लांट्स। तो अगर 5 कॉन्सेक्यूटिव प्लांट तुमने लिए हैं तो बीच की डिस्टेंस कितना होगा, एक कम होगा, यानी 5-1 टाइम्स डी होगा, यानी कि 4D होगा, और डी की वैल्यू है 10.1, तो 4 इंटू 10.1, यानी कि आंसर आ जाएगा 40.4 मीटर। बहुत ही प्यारा सा सवाल, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा 40.4 मीटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल गिवन है, और टेबल में क्या गिवन है हमें, प्लेयर के नाम है ABCD, तो 4 प्लेयर्स हैं ABCD। चारों प्लेयर्स ने क्या किया है, रन स्कोर्ड इन फर्स्ट इनिंग्स गिवन है उनके। पहली इनिंग में कितने रन स्कोर किए हैं ये गिवन है, 61, 5, 15, 13। फिर बॉल्स फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग, पहली इनिंग में कितनी बॉलें फेस की उन्होंने ये गिवन है, 99, 12, 75, 55। फिर गिवन है हमें रन स्कोर्ड इन सेकंड इनिंग्स, 14, 50, 20, 12, और बॉल्स फेस्ड इन सेकंड इनिंग्स 76, 85, 50 और 50। क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। सबसे तेज रन किसने बनाए हैं। सबसे तेज रन बनाने का मतलब क्या हुआ, कम गेंदें खेली हो, ज्यादा रन बनाए हो। तेज रन किसने बनाए होंगे, जिसके रन पर बॉल ज्यादा होगा, ठीक है। तो फास्टेस्ट रन स्कोरर के लिए क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम रन्स पर बॉल, मैक्सिमम रन्स पर बॉल, यानी कि रन डिवाइडेड बाई बॉल, ये रेशियो हमें लेना पड़ेगा, या रन्स पर बॉल का एवरेज लेना पड़ेगा। टोटल रन्स कितने बनाए हैं डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, से हमें मिलेगा एवरेज रन्स पर बॉल। जिसके लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगा उसने मैक्सिमम रन स्कोर किए होंगे, ठीक है, उसने मैक्सिमम रन स्कोर किए होंगे। ए के लिए वैल्यू क्या आ रहा है, ए के लिए वैल्यू आ रहा है, रन्स कितने बनाए हैं, 61 + 14 यानी कि 75, और बॉल्स लिए कितनी 99 + 76 यानी कि 175। 25 से कट जाएगा, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 7, यानी कि 3 रन्स इन 7 बॉल्स, 3/7 आ रही है वैल्यू रन्स पर बॉल की। बी के लिए वैल्यू क्या आ रहा है, रन्स हैं 5 + 50, 55, और बॉल्स हैं 12 + 85 यानी कि 97 बॉल्स हैं। 97 बॉल में 55 रन बनाए हैं, ठीक है, 55 रन बनाए हैं। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, क्या 55/97 हमारा 3/7 से छोटा होगा या बड़ा होगा, 3/7 हमारा 1/2 से छोटा वैल्यू है,
1/2 से छोटा वैल्यू है कि नहीं? और 55/97 1/2 से बड़ा वैल्यू है, क्योंकि 97 का हाफ क्या है? 97 का हाफ होगा 49.5 48.5, और उससे बड़ी वैल्यू आ रही 55, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन हाफ। और जैसे ही ग्रेटर देन हाफ है तो इससे हमें समझ में आता है कि बी का जो रन्स पर बॉल है वो ए से ज्यादा है, क्योंकि ए के रन्स पर बॉल की वैल्यू हाफ से कम है, बी की हाफ से ज्यादा है, यानी कि ए तो आंसर नहीं हो सकता, ए फास्टेस्ट तो नहीं हो सकता है। अब सी के लिए बात करते हैं। सी के टोटल रन्स कितने हैं? 15 + 20 35, और बॉल्स हैं 75 + 50, ये आ रहा है 125। 35/125 ये वैल्यू आ रहा है 7/25, ये तो बहुत ही छोटा है हाफ से, तो सी भी आंसर नहीं होगा। डी के लिए रन्स पर बॉल कितना है? रन्स है 25, 13 + 12 25, और बॉल्स है 105, जो कि आ रहा है 5/21, ये तो 1/4 से भी छोटा है, 1/4 से भी छोटा है, यानी कि डी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर अपना क्लियरली ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या बात समझ में आती है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी, और ए और बी में स्टूडेंट्स हैं 25 और 30। 2 क्लासेस हैं ए और बी, और क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 25 और 30 है। क्लास ए में हाईएस्ट स्कोर गया है 21 का, 21 का हाईएस्ट स्कोर है, और लोएस्ट स्कोर गया है 17 का। क्लास बी में हाईएस्ट स्कोर गया है 30 का, और लोएस्ट गया है 22। अब यहां से एक दो बातें ऑब्जर्व करनी है। नंबर तो दोनों क्लासेस का पता है, 25 और 30 है। क्लास ए का जो हाईएस्ट है कितना है? 21 है, और क्लास बी का लोवेस्ट कितना है? 22, यानी कि क्लास ए का हाईएस्ट भी क्लास बी के लोवेस्ट से छोटा है। ए का जो हाईएस्ट भी है वो भी छोटा है बी के लोवेस्ट से, यानी कि ए में जिसने मैक्सिमम रन भी स्कोर किए होंगे वो क्लास बी के सबसे कम रन स्कोर करने वाले से भी कम रन स्कोर किए हैं उसने, है कि नहीं? फिर क्वेश्चन कह रहा है 4 स्टूडेंट को हमने शिफ्ट किया है क्लास ए से क्लास बी में, तो 4 स्टूडेंट्स को हमने शिफ्ट किया क्लास ए से क्लास बी में, यानी कि क्लास बी में अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे 4 से। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गिवन है, हमें पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और हमें वैल्यूज जो दी हैं, हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, कितने स्टूडेंट के 21 है, कितने के 17 है, कितने के 22 है, ये सब बातें नहीं पता है, तो हमें एज्यूम करके चलना है। ठीक है, इन बातों को, हमारा जो आंसर है अगर वो डिपेंड करेगा इन बातों पे, तो हम डेफिनेटली करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्लास बी का एवरेज स्कोर डिक्रीज करेगा। कब एवरेज स्कोर डिक्रीज करेगा? जबकि जो एवरेज ऑलरेडी हो क्लास बी का, उससे कम स्कोर वाले बच्चे एंटर करें क्लास बी में। और हमें पता है कि जब मिनिमम 22 है क्लास बी का, मैक्सिमम 30 है क्लास बी का, तो जो एवरेज होगा वो कहां पे होगा? एवरेज हमारा 22 से 30 के बीच में होगा, 22 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। अभी जितने भी बच्चे क्लास ए से जा रहे हैं, सारे के सारे बच्चों का मैक्सिमम भी स्कोर होगा, सबका मैक्सिमम भी स्कोर होगा तो 21 होगा। भाई क्लास ए से जितने बच्चे तुम भेज रहे हो, ये सारे के सारे 4 स्टूडेंट का अगर स्कोर मैक्सिमम भी लेते हो तो भी सबका 21 आएगा, यानी कि इनका एवरेज तो तब भी 21 होगा ना, 4 स्टूडेंट का मैक्सिमम हुआ तो। और अगर मिनिमम हुआ तब, अगर मिनिमम होगा तो सबका 17 होगा, यानी कि तब एवरेज आएगा 17। इवन मैक्सिमम भी तुम लेते हो, सबका स्कोर मैक्सिमम होगा तब भी एवरेज 21 होगा, यानी कि क्लास बी के एवरेज से कम होगा। ऐसे बच्चों को तुम क्लास बी में डालोगे जिनका एवरेज कम है क्लास बी से, तो उसकी वजह से एवरेज तो डिक्रीज ही होगा, पक्की बात है डिक्रीज होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, डेफिनेटली डिक्रीज होगा, पक्की बात है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब क्लास ए के एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? हमने क्या किया है, ए से बी में बच्चे डाले हैं, ए से बी में बच्चे शिफ्ट किए हैं, लेकिन बी से ए में बच्चे नहीं शिफ्ट किए हैं, बी से ए में बच्चों को हमने नहीं शिफ्ट किया है। ठीक है, तो क्लास ए से जो बच्चे गए हैं उनका एवरेज कितना है हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता। अगर उनका एवरेज मिनिमम होता 17 होगा, अगर 17 होगा और ऐसे बच्चों को जिनका स्कोर सबसे कम आया है उनको तुमने क्लास ए से शिफ्ट कर दिया, उनको क्लास ए से शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा, एवरेज हमारा क्लास ए का बढ़ जाएगा, यानी कि इनकी वजह से क्लास ए का एवरेज इनके जाने के बाद में, इनको रिमूव करने के बाद में इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कई सारे स्कूल्स, मुझे याद है हमारे टाइम पे क्या करते थे कि उनको अपने स्कूल का परसेंटेज इंक्रीज करना होता था, पासिंग परसेंटेज या 100% पासिंग परसेंटेज रखना होता था, तो वो साथ में एक दो स्कूल के साथ और एफिलिएट कर जाते थे। ठीक है, और क्या करते थे कि अपने जो कमजोर बच्चे होते थे उनको वहां से फॉर्म भरवा देते थे। ठीक है, तो ये कई बार खेला चलता था, इसलिए ताकि अपना एवरेज इंपैक्ट नहीं हो, उनका एवरेज डिक्रीज नहीं करे। ठीक है, तो जब ऐसे सबसे कमजोर जो बच्चे होंगे इनको तुम ए से बी में शिफ्ट करोगे तो ए का एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सबसे तेज बच्चों को शिफ्ट कर दिया जिनका एवरेज मैक्सिमम हुआ, सबके स्कोर 21 आए,
एसओ को शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, अब क्लास ए के टॉपर बच्चों को तुमने बी में डाल दिया, बी में वैसे ही टॉपर थे तो बी का एवरेज तो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि बी में उनसे भी बड़े टॉपर लोग थे, लेकिन ए का एवरेज डिक्रीज कर जाएगा। तो ए के एवरेज के साथ क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो 4 बच्चे हमने शिफ्ट किए हैं उनका एवरेज क्या था और क्लास ए का एवरेज क्या था। मान लो उनका एवरेज हमें पता भी है, क्लास ए का एवरेज क्या था, दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। अगर ए के एवरेज से उनका एवरेज ज्यादा था यानी कि उन बच्चे वो टॉपर बच्चे टाइप के थे, तो उनको तुम शिफ्ट कर दोगे तो क्लास ए का एवरेज डिक्रीज करेगा। अगर क्लास ए के एवरेज से कम एवरेज होता उनका और उनको तुम शिफ्ट मार रहे हो तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्लास ए का एवरेज बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट अपना कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह सकते कि डेफिनेटली इनकरेक्ट है, पॉसिबल है कि इंक्रीज कर जाए, बट नहीं भी कर सकता है। तब इंक्रीज करेगा जबकि ये सबके सब जो 4 बच्चे शिफ्ट किए इनका एवरेज बहुत कम होगा, ठीक है। सो इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में एक और एडिशनल कंडीशन हम ऐड कर देते, क्या कि 4 स्टूडेंट हमने शिफ्ट किए हैं ए से बी में और एक एडिशनल और बात कह देते कि बी से ए में भी 4 आ गए हैं। अगर बी से ए में 4 स्टूडेंट लेके आ जाओगे तब क्या होगा, क्लास बी में तो सारे बच्चों का मिनिमम भी स्कोर होगा 22 होगा, यानी कि क्लास ए के एवरेज से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि क्लास ए का जो एवरेज है वो कितना होगा, 17 से 21 के बीच में होगा। क्लास ए का एवरेज 17 से 21 के बीच में होगा। तो अगर बी से ए में बच्चे लाते तो उनका तो एवरेज कितना भी कम होगा, 22 होगा, यानी क्लास ए से तो ज्यादा ही होगा। तब डेफिनेटली क्लास ए का एवरेज इंक्रीज कर जाता अगर ये भी किया होता, ठीक है। बट सिर्फ एक स्टेप किया है इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर दोनों स्टेप लिखे होते कि 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम बी टू ए, तब डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते। क्लियर, ठीक है, कि बी का डिक्रीज करता और ए का इंक्रीज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student appeared in 6 papers, maximum marks are the same for each paper। सारे पेपर्स के लिए क्या मैक्सिमम मार्क्स सेम है और उसके मार्क्स कितने हैं, इन दीज पेपर्स आर इन द प्रपोर्शन ऑफ 5 6 7 8 9 10। तो उसके मार्क्स क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स के पेपर्स में 5 6 7 8 9 10, ये रेशियो है। और तुम देख रहे हो ये सारे के सारे जो नंबर्स है 5 6 7 8 9 10, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे उसके, एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के कितने आ जाएंगे, इनका एवरेज यानी मिडिल वैल्यू। और मिडिल वैल्यू क्या होगा, या तो ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, या पहला टर्म और आखिरी टर्म डिवाइड बाई 2 कर दो, या मिडिल वैल्यू ले लो 7 + 8 / 2 यानी कि 7.5 एवरेज आ जाएगा, या फिर 5 + 10 / 2, किसी भी तरह से ले लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज लेना बहुत आसान है। यानी कि एवरेज मार्क्स आए उसके 7.5 और ओवरऑल उसका जो स्कोर आया है वो आया 60%। परसेंटेज भी तो एवरेज मार्क्स ही होता है, परसेंटेज बेसिकली क्या हुआ, एवरेज मार्क्स ही तो हुआ, बस ये वो एवरेज मार्क्स 100 में कितने आएंगे वो 60% हुआ, ठीक है। तो 7.5 हमारा एवरेज है जो कि 60% के बराबर है, 60% के बराबर है। क्या ये बात क्लियर होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो भी एवरेज ही है, बस परसेंटेज हमारा एवरेज है आउट ऑफ 100 और 7.5 एवरेज है जो प्रपोर्शन वैल्यूज गिवन है इनका 5 6 7 8 9 और 10 का। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60%। 60% से कम उसने कितने पेपर में स्कोर किया है। तो 60% अगर 7.5 है तो 7.5 से कम कितनों में स्कोर किया है उसने, लेस देन 7.5 होगा लेस देन 60%, यानी कि पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर इनमें स्कोर किया है लेस देन 7.5, लेस देन 60%, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। और बचे हुए 3 में उसने ज्यादा स्कोर किया है 60% से, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था, आसान इस मामले में था कि यहाँ पे पूछा है लेस देन 60%, लेकिन मान लो क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल होता और क्वेश्चन हमसे कहता कि लेस देन 50% कितने पेपर्स में स्कोर किया है, लेस देन 50%। तो 60% की वैल्यू हमें पता है 7.5 है, ठीक है। तो यहां से 50% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 50% कितना होगा, इस वैल्यू का 50/60 होगा, यानी 50 / 60 × 7.5, ठीक है। पॉइंट हटा, नीचे एक और 0 ऐड हुआ, 0 से 0 काटा, 15 से जाएगा ये 4 बार, ये जाएगा 5 बार, 5 बोल रहा हूँ, 5 बार, तो 25/4 यानी कि 6.25 50% की वैल्यू आ गई। 50% होगा 6.25 और क्वेश्चन पूछता 50% से कम यानी कि 6.25 से कम स्कोर कितने पेपर्स में है। तो पेपर नंबर 1 में है 5, पेपर नंबर 2 में है 6, यानी कि 2 पेपर्स ऐसे होंगे जिनमें कि लेस देन 50% है, 2 में लेस देन 50% है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेज इज torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1। पहला पेज 1 होगा, बैक साइड में 2 होगा, यही तो होता है हर एक में बुकलेट में, ठीक है। तो फर्स्ट पेज होगा 1 और उसके बैक साइड में आएगा नंबर 2, फिर उसका अगला पेज में 3 और 4। तो एक पेज में 2 नंबर्स होंगे 1 2, फिर अगले में 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ऐसे होंगे सारे के सारे नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। एक कोई पेज को हमने फाड़ दिया,
बचे हुए पेजेस का अगर सारे के सारे नंबर्स को सम करोगे तो सम आ रहा है हमारा 195। तो टॉर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, टॉर्न पेज में कौन से नंबर्स होंगे, यानी कि बेसिकली 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके टोटल n तक हमारे नंबर ऑफ पेजेस होंगे। और बीच में कहीं पे कोई पेज हमने फाड़ दिया, मान लिया उस पेज पे एक नंबर होगा x, अगला होगा x+1। x और x+1 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और 1 से लेके n तक का सम वैसे क्या होता है, अगर हमें सारे के सारे 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम करना हो तो सम की वैल्यू क्या आती है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ये अब से पता होना चाहिए, n × n+1/2 होगा सम, ठीक है। ये तब है जबकि नेचुरल नंबर्स को हम सम कर रहे हैं 1 से लेके n तक का। अगर हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर को सम कर रहे हैं 1² + 2² से लेके n² तक का, तब फॉर्मूला हो जाता है n × n+1 × 2n+1 / 6। और अगर क्यूब्स को हम कर रहे हैं 1³ + 2³ से लेके n³ तक का, तब फॉर्मूला हो जाता है नंबर्स के सम की वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर, यानी n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू आ रहा है 195, 1 से लेके n तक का सम आता है n × n+1/2। देखिए जो बीच के पेज फाड़ दिए हैं ये तो सब्ट्रैक्ट करना, ये घटाना पड़ेगा ना, यानी -x + x+1 ये वैल्यू आएगा। और ये वैल्यू हमारा आ रहा है 195। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे क्या n और x में इक्वेशन बना के, ऐसा तो नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि n की क्या वैल्यू रख के हमारा 195 के आसपास का नंबर आए। और क्योंकि हम उसमें से कुछ घटा रहे हैं तो n की वैल्यू रखने पे हमारा जो नंबर है यानी n × n+1/2 ये 195 से बड़ा नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर हम रखते हैं n = 10, तब वैल्यू आ जाएगा 10 × 11/2 यानी 11 × 5 55 आ रहा है। पहले 10 नंबर का सम 55 आता है। चलो n = 15 रखें तब क्या आएगा, 15 × 16/2 यानी 15 × 8 120 आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है। n = 20 रख दो, 20 पे आएगा 20 × 21/2 यानी 10 × 21 यानी कि 210 आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आसपास है, इसके आसपास है। और अच्छा एक और चीज़ है, 15 तो नहीं रखेंगे हम, 15 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा जो भी n का वैल्यू आएगा वो इवन आएगा। इवन क्यों आएगा, क्योंकि किताब में जितने भी पेज होंगे भाई, पहले पेज पे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अगर 3 भी पेज होंगे तो 6 होगा, 5 पेज होंगे तो 10 होगा, 7 पेज होंगे तो 14 होगा भाई टोटल अल्टीमेटली, क्योंकि एक पेज के दोनों साइड नंबर लिखे होते हैं तो हमारा n का वैल्यू इवन आएगा। तो 15 की बजाय 16 से चेक करते हैं। बहरहाल 20 पे वैल्यू हमारा पास में आ रहा है, यानी कि 210 - x + x+1 = 195, ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा। और अगर ऐसा है तो 2x+1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 15, और यहाँ से x = 7 आ जाएगा। तो यानी कि एक पेज होगा 7 और एक होगा x+1, यानी कि 7 और 8 पेज नंबर्स होंगे हमारे। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अब किसी को डाउट हो सकता है कि सर ये तो 20 पे आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लें, चेक कर सकते हैं। n = 22 ले लो, जैसे ही n = 22 लोगे तो नंबर क्या आएगा हमारा, 22 × 23/2 यानी कि 23 × 11 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 230 + 21 यानी कि 251, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 251 है, दो ही पेज तो, एक ही पेज तो फाड़ा है, एक पेज के दो नंबर्स के तो नंबर गए होंगे, और मैक्सिमम भी होगा वो सबसे आखिर वाला पेज जो फाड़ा होगा तो भी उसका नंबर क्या होगा, 21 और 22 होगा, है कि नहीं, 21 और 22 होगा। यानी डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो बहुत बड़ा आ रहा है, 195 पे पहुंच ही नहीं पाओगे घटा के। क्या ये बात समझ पा रहे हो, तो डेफिनेटली n = 20 ही आंसर होगा। इससे कम करोगे, n = 18 करोगे तो 195 से छोटा आ जाएगा, तो पेज फाड़ने पे तो और भी छोटा होगा। यानी कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ यही एक केस बनेगा और कोई भी केस नहीं बनने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, ओके। एक सेकंड यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया है, वैल्यू कितना आएगा, 230 + 23 253 आएगा, 253 आएगा, 251 नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर होती है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C, 3 ग्रुप्स हैं A, B और C, ठीक है भाई। अब किया क्या, 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप A एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप B आर शिफ्टेड टू ग्रुप C। एक स्टूडेंट को हमने ग्रुप A से C में शिफ्ट किया और 2 स्टूडेंट को हमने B से C में शिफ्ट किया है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्लास क्या है, क्लास में 3 ग्रुप्स हैं हमारे, क्लास तो पूरी है सारे स्टूडेंट को मिला के। तो एक बात बताओ, क्लास में हमने A से C में बच्चों को शिफ्ट किया है तो A का एवरेज बदला होगा, शायद C का एवरेज बदला होगा, शायद B का एवरेज B से भी C में शिफ्ट किया तो शायद B का भी एवरेज बदला हो, यानी कि A का एवरेज बदला हो सकता है, B का बदला हो सकता है, C का बदला हो सकता है। लेकिन पूरी क्लास में तो अभी भी उतने स्टूडेंट हैं जितने पहले थे, क्लास तो तीनों को मिला के है ना,
तीनों ग्रुप को मिला के है। तो क्लास में ए से बी में बदलो या ए से सी में बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल क्लास में तो स्टूडेंट अभी भी उतना ही है जितने पहले थे, तो सम ऑफ वेट तो अभी भी उतना ही आएगा जितना पहले था। तो क्या क्लास के एवरेज में फर्क पड़ेगा? भाई क्लास का एवरेज क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सम भी सेम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम है, तो क्लास का एवरेज तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है ए बी और सी के ग्रुप में, ए ग्रुप बी ग्रुप और सी ग्रुप के एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, तब फिर हम बता नहीं सकते क्योंकि कोई और डेटा हमें गिवन ही नहीं है। तो वहां पे आंसर अगर पूछा होता एवरेज ऑफ ग्रुप्स, तब हमारा आंसर होता डी, कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। बट इतना डेटा सफिशिएंट है क्लास के एवरेज के बारे में बताने के लिए, तो क्लास का एवरेज तो सेम रहेगा। क्लियर? बढ़िया सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी तुम्हें कैलकुलेशन करना नहीं है, बट समझ में भी नहीं आएगा अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे बढ़िया नहीं होंगे या बात को समझ नहीं पाए होगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग्स वाज 46.4। 50 इनिंग्स के बाद में एवरेज कितना है? 46.4 है। नंबर ऑफ इनिंग्स 50 है और एवरेज आ रहा है कितना? 46.4। आफ्टर 60th इनिंग्स, यानी कि 60 इनिंग्स के बाद में उसका एवरेज कितना हो जा रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है 2.6 से, यानी कि टोटल इनिंग्स 10 और इनिंग उसने खेली और फाइनली 60 इनिंग्स के बाद में उसका एवरेज कितना हो जा रहा है? 46.4 से 2.6 बढ़ जा रहा है, यानी कि एवरेज हो जा रहा है 46 + 2 48 + 1 49, तो एवरेज हो जा रहा है 49। क्वेश्चन पूछा है 10 इनिंग्स का एवरेज कितना होगा, मान लेते हैं एवरेज होगा ए। ठीक है, तो 50 इनिंग्स का सम क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा एन इंटू एवरेज। भाई एवरेज हमारा है सम डिवाइड बाई एन, तो सम आ जाएगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाई एन। तो 50 इनिंग्स का सम आ जाएगा रन्स का 50 इंटू 46.4, बचे हुए 10 का सम आ जाएगा 10A, और ये इक्वल टू हो जाएगा 60 इनिंग्स के सम के 60 इंटू 49। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और जब भी कभी ऐसा कैलकुलेशन करना हो तो तुम हमेशा इस 60 को भी 50 + 10 में ब्रेक कर दो, यानी कि दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 49 + 10 इंटू 49। ओके, ठीक है। अब 10 इंटू 49 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ और 50 इंटू 46.4 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो 10 इंटू ए माइनस 49, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 49 माइनस 46.4। 10 से 5 टाइम्स जा रहा है, ए माइनस 49 क्या आ गया? 5 इंटू क्या है? 49 माइनस 46.4 कितना है? 2.6 है, तो 5 इंटू 2.6 यानी कि 13। ए आ जाएगा 49 + 13 यानी कि 62 रन। अदरवाइज तुम अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन करने के चक्कर में पड़ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को इतना मुश्किल बना दोगे, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हमने कैसे स्मार्टली कैलकुलेशन सॉल्व किया, कैलकुलेशन को अपने लिए आसान किया? आंसर आ गया ऑप्शन सी 62। ऑप्शन सी 62। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तरीके और भी आसान से हैं, पर अभी फिलहाल समझने का उतना टाइम नहीं है, तो इस तरह से भी करोगे तो भी काम हो जाएगा अपना। कैलकुलेशन को ऐसे सही से करना है ये मैंने बता दिया कि हमेशा 60 जो नया नंबर आया राइट हैंड साइड में, उसको भी उन दोनों पार्ट में ब्रेक कर लो जैसे हमारे ओरिजिनल नंबर्स थे, यानी कि ग्रुप में नंबर्स था 50 पहले थे इनिंग्स, बाद में 10 थे, 50 + 10 में उसको ही ब्रेक कर लो, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। 50 वाले सबको एक साथ ले आओ, 10 वाले सबको एक साथ ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। तो एक टीचर का एज और 3 स्टूडेंट्स का एज का एवरेज कितना है? 20 ईयर्स का है। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एजेस, सारे के सारे तीनों स्टूडेंट का एवरेज क्या है? सेम है, सेम एज है तीनों की, और डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट वो है 20 ईयर्स का। तो टीचर की एज क्या होगी? टीचर की एज क्या होगी? ओके, सम क्या आएगा टीचर की एज और 3 स्टूडेंट की एज का? अगर स्टूडेंट की एज को हम मान लेते हैं एस, टीचर की एज को मान लेते हैं टी, तो टीचर की एज प्लस स्टूडेंट का एज तो सेम है, तो टी + 3s डिवाइडेड बाई 4, यही तो एवरेज है, दिस इज 20, तो टी + 3s आ जाएगा 80, 80 आ जाएगा। और साथ में हमें क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कितना है? 20। टीचर की एज स्टूडेंट से ज़्यादा होगी, यानी टी - एस कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 20, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? एज ऑफ द टीचर निकालना है, टीचर की एज निकालनी है। ठीक है, तो टीचर की एज और स्टूडेंट की एज का डिफरेंस कितना है? 20। अब चाहो तो दूसरी इक्वेशन को पहले से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटाओगे तो टीचर की कैंसिल आउट हो जाएगा, 3s + s 4s विल बी इक्वल टू 60, यानी कि यहाँ से स्टूडेंट की एज आ जाएगी 15 ईयर्स, टीचर की एज 20 ज़्यादा होगी यानी कि 35 ईयर्स हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश गिवन है गर्ल्स के, बॉयज़ के और ओवरऑल। गर्ल्स के अगर मार्क्स आए हैं 9, बॉयज़ के मार्क्स आए 8, तो एवरेज कितना आ रहा है 8.8। 8.8 एवरेज मार्क्स इन हिंदी गिवन है, गर्ल्स के 8, बॉयज़ के 7 और एवरेज आ रहा है एक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ भी मत करो अभी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, तो जब हमारा गर्ल्स का एवरेज 9 है, बॉयज़ का 8 है, तो ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है 8.8। 8.8 किस तरफ जा रहा है, गर्ल्स के एवरेज की तरफ जा रहा है। कितना कम है उससे, 0.2 कम है, क्योंकि दोनों केसेस में डिफरेंस हमारा 1 का ही है। इंग्लिश के मार्क्स में गर्ल्स और बॉयज़ के एवरेज में 1 का डिफरेंस है, हिंदी के मार्क्स में 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 8 प्लस 0.8 आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, बॉयज़ के मार्क्स से 0.8 ज्यादा है। तो सिमिलरली यहाँ भी हमारा, क्योंकि डिफरेंस 1 का ही है, तो बॉयज़ के मार्क्स से 0.8 ज्यादा कर दोगे, 7.8 हमारा एवरेज आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, ऑप्शन 7.8, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि डिफरेंस सेम हो, ऐसा भी हो सकता है डिफरेंस डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हिंदी के मार्क्स गिवन होते 16 और 14, अब डिफरेंस कितना है, डबल है, तो 1 का डबल डिफरेंस है, इंटू 2 है। ठीक है, तो एवरेज कितना है 8 प्लस 0.8 आया है, क्योंकि डिफरेंस डबल हुआ है, तो तुम यहाँ पे 14 में बॉयज के एवरेज में ऐड कितना करोगे, 0.8 का डबल ऐड कर दो, यानी कि 1.6 ऐड कर दो, तो एवरेज आया था हमारा 15.6। ठीक है, बिना कोई कैलकुलेशन की स्ट्रेट अवे इतना कर सकते हो। यहाँ पे तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया। और क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बट बेटर अप्रोच, और अप्रोच क्या होंगे कि हमेशा से जरूरी नहीं, कभी हो सकता है डिफरेंस पहले वाले 1.5 हो, दूसरे वाले 3.6 हो, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हमें पहले वाले केस में इंग्लिश में दिया है गर्ल्स का एवरेज 9, बॉयज का एवरेज एक्स और ओवरऑल एवरेज है 8.8। मान लिया हमने कि गर्ल्स हैं एक्स और बॉयज हैं वाई। ठीक है, तो गर्ल्स का सम क्या आ जाएगा 9x, बॉयज का सम आ जाएगा 8y, और 9x प्लस 8y डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज, और एवरेज आ रहा है 8.8। यानी कि बेसिकली इक्वेशन हमारी बन गई 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 8.8 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वालों को एक तरफ ले आओ, वाई वालों को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो 9x माइनस 8.8x ये बराबर आ रहा है हमारा 8.8y माइनस 8y, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी 0.2x इज इक्वल टू 0.8y। दशमलव हटा दोगे तो 2x इज इक्वल टू 8y, यानी x अपॉन y कितना आ गया 8/2, यानी कि 4/1 आ गया। यानी कि लड़कियां 4 हैं, लड़के 1 हैं। अच्छा, ये रेशियो आया है, डेफिनेट नहीं कि लड़कियां 4 हैं और लड़के 1 हैं, हो सकता है लड़कियां 8 हो, लड़के 2 हो, या लड़कियां 12 हो, लड़के 3 हो, या लड़कियां 4 के हो और लड़के के हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो ये डेफिनेट नहीं है, बट हमारे लिए सबसे सिंपल यही है, रेशियो 4:1 का है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो जो है वो 4:1 का है, ये बात तो पक्की है। अब एवरेज हिंदी का निकाल लेते हैं। हिंदी के लिए एवरेज क्या आएगा, 8 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, तो 8 इंटू 4 आ गया 32 प्लस 7 39/5। और जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा क्या करो, 2 से गुणा करो, 2 से भाग कर दो, तो 39 इंटू 2 आ गया 78 डिवाइड बाई 10, ये ज़्यादा आसान है, 7.8 आ गया, ऑप्शन ए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 40। इट वाज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरेड एज 83। करेक्टेड मीन मार्क्स क्या होंगे? करेक्टेड मीन मार्क्स क्या होंगे? ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने का स्कोप क्या होता है वो समझते हैं पहले। पता क्या लगा हमको, बाद में ये पता लगा कि मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 थे, कितने 53, मिसरेड क्या हुए 83। सही मार्क्स क्या है 53, ये सही मार्क्स है, करेक्ट मार्क्स है, बट मिस रीडिंग हुआ है, और मिस रीड किया हमने क्या 83, यानी कि सही मार्क्स है 53 बट हमने मिस रीड कर लिया 83, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्क फर्क क्या पड़ा होगा, हमारा जो सम है वो 30 से बढ़ गया होगा, क्योंकि 53 की बजाय 83 पढ़ लिया, तो 30 तुमने ज्यादा सम में ऐड कर दिया। और अगर सम हमारा 30 से बढ़ गया होगा, सम 30 हो गया होगा, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, एवरेज हमारा क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है 100, एवरेज पे क्या फर्क पड़ा होगा, एवरेज हमारा हो गया होगा कितने से इंक्रीज हुआ होगा, +30/100 से, यानी कि 0.3 ज्यादा हो गया होगा। एक्चुअल जो सही एवरेज है उससे 0.3 ज्यादा हो गया होगा, और एवरेज आया है 40, तो एक्चुअल एवरेज हमारा आ जाएगा 40 में 0.3 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आएगा, यानी कि 39.7 आएगा।
ऑप्शन बी आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा एक्चुअली इस केस में। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को समझते हैं। 53 करेक्ट वैल्यू था, बट हमने पढ़ा है उसको 83, यानी 30 ज्यादा पढ़ लिया। अभी जो 30 ज्यादा पढ़ा है इसको घटाओगे तब तो करेक्ट सम पे पहुंचोगे, तब तो वापस पहुंचोगे ना 53 पे। तो इसके लिए हमें 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे सम में से। तो सम में अगर 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एवरेज क्या आ जाएगा? एक्चुअल एवरेज हमारा आ जाएगा डिवाइड बाई क्या करोगे? 100। तो सम बाई 100 तो हमारा ऑलरेडी जो पहले वाला एवरेज है वो तो है ही है। और ये कितना दिया हमें? दिस इज 40, माइनस 30 बाई 100 करोगे विच विल बी माइनस 0.3। तो हमारा करेक्ट एवरेज आएगा 39.7, ऑप्शन बी। ठीक है, गलती यहां पे ये हो सकती है कि तुम ऐड कर दो 40.3 को मार्क कर दो, ये गलत आंसर है, क्योंकि सही है 53, गलत हमने लिखा था, गलत हमने ऐड किया था 83 को, और इसीलिए हमारा सम 30 से बढ़ गया था। तो अब उसको 30 से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिक्रीज करना है। तो हमारा मीन जो है, करेक्टेड मीन जो है, करेक्टेड एवरेज है, एक्चुअल एवरेज, वो कम आएगा। ठीक है, ये स्टेप ही समझ जाओगे तो इससे ही बातें आसान हो जाएंगी कि कम आएगा आंसर हमारा। तो ना तो 40 आ सकता है क्योंकि 40 तो पहले ही था, ना तो 40.3 आ सकता है, तो ये दोनों तो पहले रिजेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं। एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। अगर वेट ऑफ फादर 60 है तो मदर का वेट क्या होगा? ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन है, लेट अस से C1 और C2 है, उनका वेट C1 प्लस C2 प्लस मदर का वेट डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 50। ठीक है, और दूसरे यानी कि C1 प्लस C2 प्लस मदर का वेट कितना आ रहा है? 15 × 3 150। और सिमिलरली अगर फादर का वेट ऐड करो तो एवरेज आ रहा है 52, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस फादर का वेट डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 52, यानी कि तीनों का सम आ रहा है 156। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दूसरी में से पहली को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड -1 करोगे तो क्या होगा? ये C1 C2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, घट जाएंगे, बच जाएगा फादर माइनस मदर, और ये आ जाएगा 156 माइनस 150 यानी कि 6। तो फादर की एज में मदर की एज सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 का डिफरेंस आएगा। फादर की एज 60 है, पुट कर दो, तो 60 माइनस मदर की एज है 6, यानी मदर की एज आएगी 60 माइनस 6, 54 ईयर्स। ओके, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? 3 लोग हैं, 2 चिल्ड्रन और एक मदर, उनका एवरेज आ रहा है 50। 3 लोग हैं दूसरे केस में, 2 चिल्ड्रन और फादर, और उनका एवरेज आ रहा है 52, यानी एवरेज में कितना फर्क आ रहा है? 2 का। एवरेज 2 से ज्यादा है, कितने लोगों का? 3 लोगों का। अगर 3 लोगों का एवरेज 2 से ज्यादा है तो सम कितने से ज्यादा होगा? सम ज्यादा होगा। अगर एवरेज 2 से ज्यादा है, अगर एवरेज 2 से ज्यादा है तो सम हमारा ज्यादा होगा 2 इंटू कितने लोग हैं? 3 लोग, 2 इंटू 3 से ज्यादा होगा, यानी कि 6 से ज्यादा होगा। ये सिर्फ कंपेरिजन सिर्फ तब करोगे जब पहले वाले केस और दूसरे वाले केस, दोनों केसेस में हमारे नंबर ऑफ पर्सन सेम है। पहले केस में भी 3 लोग थे, दूसरे केस में भी 3 लोग थे, तो सम हमारा 6 से ज्यादा होगा, यानी कि फादर की एज 6 ज्यादा होगी, 6 ज्यादा होगी मदर से। तो अगर फादर की एज 60 है तो 60 माइनस 6, यानी कि मदर की एज आ जाएगी 54 ईयर्स, ऑप्शन डी। अगर ये समझ में आ गया तो ऐसे करोगे, नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे तो कर ही सकते हो। ओके, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एवरेज जो हमने डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर्स के पिछले कुछ सालों में आए हैं। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है, सारी बातें समझ में आई हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करना है, अप्रिशिएट जरूर करना है, अप्रिसिएशन और फीडबैक जरूर कमेंट में देना। ठीक है, कोई भी डाउट है तो भी पूछना, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके, और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYKT। अगर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना। कोई भी कंसर्न या क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन करना, आई विल respond to that as well. That is all for this session. Bye bye. Take care.